सबसे पहले तो मैं आपसे एक आग्रह करूँगी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं? अरे भाई क्यों? करिए ना। साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आज हम करते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होता है भाई? प्रोसेस। प्रोसेस मतलब किसी काम को करने का क्या तरीका है, यानी कार्य को करने का ढंग, उसे हम कहते हैं प्रक्रिया। तो आज हमें पढ़ना क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, संप्रेषण की प्रक्रिया लिखिए। और कई बार क्या होता है, दो क्वेश्चन को लोग जोड़ देते हैं, एक संप्रेषण की प्रक्रिया लिखिए और इसके महत्व को बताइए। तो दो क्वेश्चन को कंबाइन करके एक सिंगल क्वेश्चन बना देते हैं। और कई बार सीधे से आपसे सिर्फ ये पूछेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया समझाइए। तो अब अगर दोनों को मिलाते हैं तो महत्व मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया ही है। और यहाँ आप संप्रेषण की प्रक्रिया यहाँ से लिख लें। चलिए, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा। कम्युनिकेशन क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, अपनी बात को किसी से कहना या किसी की बात को सुनना। एक नवजात शिशु, नवजात मतलब न्यूबॉर्न शिशु जन्म लेने के बाद जब पहली बार रोता है तो उसका रोना ही उसके परिवार के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है ना, पहला कम्युनिकेशन। वो रो रहा है तो वहीं से उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद प्रत्येक क्षण यह संप्रेषण की प्रक्रिया सतत मतलब कंटिन्यूअस रूप से जारी रहती है, चलती रहती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, बोलना शुरू करता है, पेरेंट्स उसको चीज़ें बताते हैं, आसपास की जो भी चीज़ें, पेड़ है, ये चिड़िया है, ये कप है। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता है। संप्रेषण की यह प्रक्रिया सबसे पहले ध्वनि से, रो रहा है बच्चा तो एक तरह से एक ध्वनि निकाल रहा है ना, बोलना तो काफ़ी देर बाद शुरू करता है। फिर शब्दों से, जब उसको बोलना आ जाता है तो वो शब्द यूज़ करते हैं। फिर वाक्यों के जरिए शब्दों को मिला के वाक्य बनते हैं। संवेदनाओं, संवेदना मतलब इमोशंस, हाँ, आदि के माध्यम से होती रहती है। इस तरह हम संप्रेषण में अपनी सभी ज्ञानेंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, सेंस ऑर्गन्स अर्थात कान, आँख, हाथ और अपने शरीर के समस्त अंगों का प्रयोग करते हैं। अब संप्रेषण को हम यदि संपर्क के लिए एक तरह का संवाद माने बातचीत, डायलॉग, यानी एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इमोजी जानते हैं ना आप लोग, मोबाइल फ़ोन में हम लोग कितना इमोजी यूज़ करते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। समस्त मानवीय व्यवहार, व्यवहार मतलब बिहेवियर, या मानवीय क्रियाकलाप, हम जो क्रिया करते हैं ना, हंसते हैं, बोलते हैं, संप्रेषण ही तो है। और ये मानवीय व्यवहार संप्रेषण के साथ साथ एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब उसमें कुछ कुछ तत्व होते हैं, उन तत्व का आपस में एक रिलेशन होता है। जैसे मैं एक आपको छोटे से एग्जांपल देती हूँ, हम चाय बनाने का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चाय बनाने के लिए आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं आपके पास। चाय का पानी गर्म करने के लिए गैस होनी चाहिए, सिलेंडर, जो वो कुछ भी सोर्स हो सकता है, स्टोव हो, चूल्हा हो, जिस पे भी आप बनाना चाहें। चाय की पत्ती होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, चीनी, चीनी अगर आप डालते हैं तो चीनी, नहीं तो आप शुगर फ्री भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब इन सब चीज़ों का आपस में किस तरह से रिलेशन है, कब क्या चीज़ डालनी है, तब जाके फाइनली आपके पास चाय बन के आती है। ऐसे ही संप्रेषण में वक्ता होता है, श्रोता होता है, संदेश होता है, माध्यम होता है, फीडबैक होता है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये 4-5 तत्व मिलके आपका एक संप्रेषण कंप्लीट करता है। तो इन तत्वों का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से काम होता है, उसे हम कहते हैं प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। इस प्रक्रिया में वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मनुष्य का कई बार होता है, आप किसी से बात करें, जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले, आज ही सुबह एक वीडियो डाला था, उसमें मेरे को 2 कमेंट मिले कि आवाज़ सही नहीं है। तो वो क्या हो गया, एक तरह से वो फीडबैक हो गए, तो मैंने उसको डिलीट करके फिर से वीडियो बना के डाला। क्योंकि जो मेरा मेन एम है कि मैं जो कुछ समझाना आप लोग को चाह रही हूँ वो आप अच्छे से समझें। अगर वो ही नहीं समझ पा रहे हैं तो उस वीडियो का फ़ायदा क्या, तो मैंने उसे डिलीट करके नया वीडियो बना के डाला। और अब मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेरी आवाज़ उसमें अच्छे से सुनाई दे, तेज, जिससे समझने में आपको आसानी हो। इस प्रक्रिया में वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है।
मनुष्य का सोचना, समझना, अपनी संवेदनाएं और उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेषण के अंतर्गत ही किस तरह का बिहेवियर करा। देखिए, आप किसी के घर गए, अब से मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के घर गए, लेकिन आपके दोस्त का मूड अच्छा नहीं है, उसने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उसने बोला तो बैठो, लेकिन हाव भाव से आपको पता चला कि उसको आपका आना अच्छा नहीं लगा, तो ये क्या हो गई? संवेदना। ठीक है, तो ये जो उसका बिहेवियर है ये भी कम्युनिकेशन में ही आता है। वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, है ना, कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा। आप आ गए तो उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो ऐसे सीधे तो नहीं कह सकता आपको, उसके हाव भाव से आपको ये महसूस हुआ। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए संप्रेषण के तत्वों को जानना आवश्यक है। देखिए, क्या क्या संप्रेषण के तत्व होते हैं। अब ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग बोला, ऐसे 4-5 तो बेसिक हैं ही हैं। लासवेल ने 1948 के अनुसार संप्रेषण के अध्ययन में निम्नलिखित तत्व हैं। कौन कहता है? मतलब वक्ता। क्या कहता है? उसे हम कहते हैं संदेश। किस माध्यम से कहता है? वो हमारा हो गया माध्यम। किसको कहता है? वो हो गया श्रोता। कितने प्रभाव से कहता है? मतलब उसकी प्रतिक्रिया क्या है, एक तरह से फीडबैक। हाँ, अब ऐसे ही जॉन कार्टर करके हुए हैं, उनके अनुसार सूचना को किसी माध्यम से भेजने, वह प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर, मतलब जो श्रोता है जिस तक आप भेज रहे हैं, या उसकी प्रतिक्रिया देने पर ही संदेश के प्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसको हम, प्रेषण मतलब भेजने की, इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन आता है? वक्ता या श्रोता। अब ये काम चलता कैसे, प्रक्रिया क्या है, इसका प्रोसेस क्या है? सोचने की प्रक्रिया अगर तो वक्ता है तो वो सोचने की प्रक्रिया करेगा। ठीक है, श्रोता है तो वो क्या कर रहा है? वो सुन रहा है। सुनने के बाद उसको वो कैसा लगा, जो भी उसके पास संदेश भेजा गया उसकी उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई। उसके बाद क्या होता है? माध्यम। माध्यम से फिर क्या भेजते हैं? संदेश या सूचना। फिर अगर तो वक्ता है तो वक्ता ने कुछ भेजा, उसके बाद संदेश जब आप भेज रहे हैं किसी माध्यम से, तो जिस के पास वो भेज गया है वो हुआ श्रोता। उसके सोचने की प्रक्रिया, अनुभव, निर्णय और क्षमता। उसके बाद वो रिसीवर के पास यानी कि श्रोता के पास पहुंच जाते हैं। इसका हम उल्टा भी समझ सकते हैं। रिसीवर, जिसके पास आपने भेजा, सोचने की प्रक्रिया, उसने कुछ सोचा, थॉट उसके दिमाग में कुछ है, फिर उसने किसी माध्यम से उन विचारों को, उन सूचनाओं को भेजा, और वो पहुंच गया, जिसके पास पहुंचा उसको हम क्या कहेंगे? श्रोता। इस रेखा चित्र को देखकर यह बात समझ में आती है कि जब वक्ता और श्रोता का मानसिक स्तर, सोचने समझने का ढंग, अनुभव करने का तरीका और निर्णय क्षमता, इन सभी में तालमेल होगा। तालमेल मतलब एक दूसरे की चीजें वो समझ पाएंगे, और इसके साथ ही संदेश भेजने का माध्यम सही होगा। देखिए, माध्यम वही, अगर आपने किसी दोस्त को बोलना है कि कल आपका एग्ज़ाम है, कल आपको ज़रूर आना है, तो कई बार होते हैं, जैसे आपने 11th में अगर 12th में साइंस लिया है, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो अब प्रैक्टिकल है, किसी एक बच्चे को पता चला कि टीचर ने एक बच्चे को इन्फॉर्म कर दिया कि कल आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा। फिर वो बच्चा ग्रुप में, या फिर वो धीरे धीरे वो अपने और सारे दोस्तों को बताएगा। तो अब किसी एक बच्चे को उसने, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कॉल करके बता दे, या तो वो व्हाट्सएप कर दे, या फिर वो ईमेल कर दे। अब अगर जिस बच्चे को उसने ईमेल किया और वो बच्चा मेल देखता ही नहीं है, उसकी आदत ही नहीं है, वो 10-10 दिन, महीने महीने पे जाके मेल देखता है, तो उसका तो प्रैक्टिकल रह जाएगा ना। तो इस तरह, और इसके साथ ही संदेश भेजने का माध्यम सही होगा, तब संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होगी। और संप्रेषण की यह प्रक्रिया सफल तब होगी जब श्रोता या प्राप्तकर्ता अपनी वक्ता के अपेक्षा अनुसार प्रतिक्रिया दे देगा। मतलब उसने सिर्फ फ़ोन किया कि भाई कल प्रैक्टिकल है, और वो प्रैक्टिकल देने आ जाए, तभी माना जाएगा कि ये प्रक्रिया सही रही। संप्रेषण की प्रक्रिया में दो तरफा संचार प्रवाह को बनाए रखना जरूरी है। दो तरफा मतलब ये टू वे हो गया ना, एक वक्ता बोलने वाला और एक श्रोता सुनने वाला। संचार की प्रक्रिया में एक तरफा प्रवाह नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें गलतफहमी, गलत व्याख्यान की स्थिति उत्पन्न
हो सकती है। सही व प्रभावपूर्ण संचार के लिए आवश्यक है कि जो भी संदेश दिया जाए उसकी प्रतिक्रिया उसी समय ग्रहणकर्ता द्वारा प्राप्त हो जाए। देखिए, जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें आवाज़ थोड़ा ठीक से नहीं आ रही थी। मुझे जो फीडबैक मिला, एक तो व्यूवर्स ने लिखा कि आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। तो यहाँ मुझे उनकी वो प्रतिक्रिया तभी की तभी मिल गई। मैंने उसे रेक्टिफाई कर दिया। मैंने दूसरा वीडियो बनाया जिसमें मैंने पूरा ध्यान रखा कि अच्छे से सुनाई दे। तो सही व प्रभावपूर्ण संचार के लिए यह संचार संप्रेषण एक ही है। यह आवश्यक है कि जो भी संदेश दिया जाए उसकी प्रतिक्रिया उसी समय ग्रहणकर्ता द्वारा प्राप्त हो। कम से कम इतना तो पता चले कि जो संदेश प्रदान किया जा रहा है उसका कुछ प्रभाव ग्रहणकर्ता पर पड़ रहा है या नहीं। इसके बाद ही संदेश की प्रक्रिया पूर्ण मानी जा सकती है। संचार जीवन को अर्थपूर्ण और जीवंत बनाता है। अर्थपूर्ण जानते हैं ना, जिसका अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना संचार के तो कुछ संभव ही नहीं है। जब हम पढ़ते हैं या सोचते हैं तो संचार होता है। जब हम अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं तब संचार होता है। जब हम अपने विचारों, अपने थॉट्स, आपके पास कोई भी जानकारी है जिसको आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं, भावना इमोशंस का किसी के साथ आदान, कई बार आप खुश होते हो तो आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से सबसे अपनी खुशी को जाहिर करते हो ना, वो भी एक संचार ही है। भावनाओं का किसी के साथ आदान प्रदान करते हैं तब संचार होता है। यही नहीं, जब हम सोते समय सपने देखते हैं तो यह भी संचार है। कहने का तात्पर्य यह है कि संचार हर समय होता है। संक्षेप में संप्रेषण प्रक्रिया में कुछ मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और इन तत्वों का आपस में जो संबंध है उसी को संचार की प्रक्रिया कहते हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं? वक्ता या श्रोता, वाक क्षमता मतलब बोलने की कैपेसिटी या वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल, स्किल, संदेश जो आप देना चाहते हो, जो भी सूचना, जो भी बात आप बताना चाहते हो, माध्यम, किस माध्यम से भेज रहे हो, श्रोता या प्राप्तकर्ता किसको भेज रहे हो, संदेश पाने वाला, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, संदेश मिलने के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, संदेश का संदर्भ क्या है, किस लिए आप वो संदेश भेज रहे हो, जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण मतलब नजरिया क्या है, श्रोता और वक्ता का जीवन मूल्य क्या है। अब ये सारी चीजें एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। संप्रेषण प्रक्रिया के इन तत्वों का विवरण इस प्रकार है। विवरण मतलब डिटेल। हम वक्ता या श्रोता, किसी भी संदेश का जन्म किसी न किसी स्रोत से ही होता है। कोई ना कोई सोर्स तो होगा ना जहाँ से स्टार्ट होगा। कोई बोलने वाला होगा, कोई कहने वाला होगा, या अगर कोई हाव भाव से कर रहा है तो कहीं से स्टार्टिंग तो होगी, उसको स्रोत कहते हैं। या स्रोत कोई व्यक्ति, यह स्रोत कोई व्यक्ति भी हो सकता है। मौखिक मतलब जिसमें हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, लिख कुछ नहीं रहे हैं। मौखिक संप्रेषण में इसी स्रोत को वक्ता, या लिखित संप्रेषण जिसमें हम कोई लिख के संदेश भेजते हैं, लिखित संप्रेषण में इसी स्रोत को लेखक कहते हैं। यह स्रोत या वक्ता अपने विचारों को संप्रेषित करने का कार्य करता है। वाक क्षमता या वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल, वक्ता के अंदर अपने विचारों और भावनाओं को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करने की कला को वाक क्षमता अर्थात बोलने की कला कहते हैं। अर्थात वक्ता के अंदर वक्तृत्व क्षमता होनी चाहिए, मतलब अपनी बात को दूसरे को समझाने की क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, तभी श्रोता उसके संदेश को समझ पाएगा। संदेश हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए। यह संदेश या सूचना मौखिक, आप मुंह से बोल के बता सकते हैं, लिखित लिख के भेज सकते हैं, आंगिक मतलब अपनी बॉडी के किसी पार्ट से बता सकते हैं, या जैसे कई बार होता है हमें पानी पीना है, मुंह से नहीं बोलना चाहते तो हम हाथ से इशारा कर देते हैं कि हमें पानी पीना है, सामने वाला समझ जाता है कि हाँ इनको प्यास लगी है। आंगिक या सांकेतिक, हाँ कोई संकेत कर दो, भी हो सकता है। भाषा में तो शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित
किए जाते हैं। प्रतीक जानते हैं? वाक्य, शब्द। भाषा का एक व्याकरण होता है, जैसे नवीन ने नियम को मारा और नियम ने नवीन को मारा। इन दोनों वाक्यों का अर्थ एकदम विपरीत, मतलब उल्टा है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उस भाषा का अपना मुहावरा होता है और प्रत्येक भाषा किसी न किसी संस्कृति का हिस्सा भी होती है। अतः यह अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि वक्ता को अपनी भाषा के व्याकरण, संस्कृति, मुहावरे आदि को समझना चाहिए, क्योंकि भाषा ही संदेश का आधार है। देखिए, बेसिकली संदेश जब आप देते हैं तो कोई भाषा यूज़ करते हैं ना। अगर आप हिंदी बोलते हैं, सामने वाला भी हिंदी बोलता है, तो आप हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश, दोनों इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे। और भाषा के जरिए ही संदेश बनता है। संदेश कई बार अशाब्दिक भी होते हैं, परंतु अर्थ संपूर्ण होता है। अशाब्दिक मतलब आप अपनी बॉडी के हाव भाव से बताएं, जिसमें कोई भी आप शब्द यूज ना करें। मौखिक और आंगिक संप्रेषण की अभिव्यक्ति एक साथ होती है। कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं डेफ एंड डम, मतलब बोल नहीं सकते, तो वो लोग अपने हाथों के इशारों से बातें करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है। जाओ एक शब्द है, परंतु बोलने के ढंग से इसका अर्थ बदल जाता है। यह आदेश आदेश दे सकते हैं, अनुमति, क्रोध, स्नेह और हड़बड़ी किसी का भी बोधक हो सकता है। जैसे जाओ, 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 जाओ। कहने के ढंग से सब कुछ बदल गया ना। एक ही शब्द बोला, लेकिन उसको बोलने से पता चलता है कि हम गुस्से में हैं, हम प्यार से बोल रहे हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए वक्ता को अपनी भाषा और वाणी में तालमेल रखने की कला आनी चाहिए, तभी सही ढंग से संदेश प्रेषित होगा। माध्यम। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश को संप्रेषित करने का माध्यम एक महत्वपूर्ण तत्व है। माध्यम मतलब किस मीडियम से भेज रहे हैं। मौखिक संप्रेषण में मुख ध्वनि माध्यम होता है। जैसे मैं अभी क्या दे रही हूँ आपको, एक तरह से मौखिक हुआ ना, मुंह से बोल रही हूँ। लिखित संप्रेषण में लिपि माध्यम होती है, उसमें मात्रा एंड ऑल, इन सब का ध्यान रखा जाता है। और अब तो विज्ञान का युग है, और इस वैज्ञानिक युग में वक्ता के पास माध्यमों की कमी ही नहीं है। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, कितने माध्यम हैं। कहीं से भी आप अपने संदेश को भेज सकते हैं। प्राप्तकर्ता, जो संदेश को ग्रहण करता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है और लिखित संप्रेषण में पाठक मतलब पढ़ने वाला, मतलब किसी ने लिख के भेजा, वो श्रोत हो गया, और जो पाठक होगा, जो उसको पढ़ रहा है, वो प्राप्तकर्ता हुआ। संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता को यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वह संदेश किसको प्राप्त कराना चाहते हैं, संदेश किसके लिए है, उसी को संप्रेषित करना चाहिए। संदेश प्राप्ति को ही अंग्रेजी में डिकोडिंग कहा जाता है। जब श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को वैसे ही ग्रहण करता है जैसे वक्ता चाहता है, तो यह सर्वोत्तम स्थिति होती है। संदेश प्राप्ति में कभी श्रोता वक्ता बन जाता है और कभी वक्ता श्रोता बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब दो लोग फोन पर बात करते हैं तो यह स्थिति उत्पन्न होती है। एक बंदा बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, लेकिन फिर उसे कुछ समझ नहीं आया, या उसने फिर थोड़ी देर में क्या होता है, जो सुन रहा है वो बोलने लगता है और जो बोल रहा है वो सुनता है, तो उसमें 2 वेज कम्युनिकेशन होता है। अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। वक्ता और श्रोता संवाद के जरिए अपनी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी करते हैं। श्रोता द्वारा वक्ता को भेजे गए संदेश को प्रतिक्रिया, देखिए श्रोता मतलब जिसको आपने संदेश दिया, उन्होंने, वक्ता मतलब जो श्रोत थे, जो बोल रहे थे, उनको जो संदेश भेजा वो कहलाता है प्रतिक्रिया या फीडबैक। जैसे मैं आपको बताया था, मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं थी, तो मुझे कमेंट मिले कि आवाज़ थोड़ा तेज बोलें, आवाज़ साफ नहीं है, तो वो क्या हुआ, वो एक फीडबैक कहलाएगा। आमने सामने के संप्रेषण में ये प्रक्रिया तुरंत हो जाती है। जैसे आप अपनी बहन के साथ आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, आपने कुछ बोला, उसको समझ नहीं आया, तो वो एकदम कहेगी मुझे समझ नहीं आया, फिर से बताओ क्या बोला, तो साथ के साथ वो आपको प्रतिक्रिया मिल गई ना। जैसे विद्यालय की कक्ष में अध्यापक और छात्रों के बीच यह प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है। टीचर कुछ समझाता है, उसके बाद वो बच्चों से पूछते हैं आपको समझ आया, समझ आता है तो बच्चे कहते हैं हाँ, नहीं आया तो बोलते हैं नहीं समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दो, तो प्रतिक्रिया तुरंत मिल गई।
प्रतिक्रिया शाब्दिक और अशाब्दिक, मुंह से बोल के कर सकते हैं या आप गर्दन हिला के बोल सकते हैं कि नहीं आया या आ गया। मौखिक और सांकेतिक, मुंह से बोल दीजिए आप, या फिर आप संकेत कर दीजिए कि नहीं आया। सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। संदर्भ, संदेश, प्रत्येक सूचना या संदेश का संदर्भ अवश्य होता है, किस लिए वो बात बोली जा रही है। यह संदर्भ शारीरिक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है और सांस्कृतिक हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप अकेले हैं और आपको चोट लग गई तो आपके मुंह से अभद्र शब्द भी निकल सकता है। ठीक वैसे ही एक संदेश को मित्र से बात करते समय, पिता से बात करते समय या पड़ोसी से बात करते हुए अलग अलग ढंग से संप्रेषित किया जाता है। आप अपने फादर से, अपने पिताजी से बात करो तो कोई गलत ढंग से थोड़ी बोल सकते हो। देखिए 9th, जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। वक्ता और श्रोता जीवन को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, इस बात का प्रभाव इन दोनों की समझ पर पड़ता है और यह समझ का प्रभाव संप्रेषण की प्रक्रिया का सफल या असफल बनाती है। वक्ता और श्रोता का जीवन मूल्य। वक्ता और श्रोता की जीवन मूल्य अर्थात उनके जीवन में नैतिकता का क्या असर। नैतिकता समझते हैं ना, जैसे आप मानिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने देखा कोई बहुत ही बूढ़ी औरत है, उसको सड़क क्रॉस करने में मुश्किल पड़ रही है, तो आपकी नैतिकता क्या है कि आप उनका हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करवा दें, या आप क्या कर सकते हैं, आप उनके ऊपर हंस सकते हैं। तो अगर आपने सड़क क्रॉस करवाई तो हम क्या कहेंगे कि आपके जीवन में नैतिक मूल्य बहुत अच्छे हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नैतिकता ही हमें उचित और अनुचित, सही और गलत का बोध मतलब समझ देती है। जब यह नैतिकता वक्ता और श्रोता में एक ही स्तर का होता है तो संप्रेषण की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से सफल होती है। मतलब एक, जैसे अब आप समझ लीजिए कि दो दोस्त जा रहे हैं जिसमें एक बच्चा है जिसके नैतिक मूल्य बहुत अच्छे हैं, दूसरा बच्चा जिसके नैतिक मूल्य अच्छे नहीं है। अब दोनों ने देखा कि रास्ते में कोई बूढ़ी औरत है जिसको क्रॉस करना है, तो जिसके नैतिक मूल्य अच्छे हैं वो जाएगा और वो उनको सड़क क्रॉस कराने में मदद करेगा। लेकिन जो दूसरे वाला है वो हंस रहा है, तो अब दोनों के नैतिक मूल्य सेम नहीं हुए ना, दोनों के अलग हो गए। तो कोई भी बात होगी तो वो दोनों में तालमेल नहीं होगा। तो जब यह नैतिकता वक्ता और श्रोता में एक ही स्तर का होता है तो संप्रेषण की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से सफल होती है। जैसे कक्षा में अध्यापक का पूरे लगन के साथ अपनी कर्तव्य भावना से में डूबकर किसी पाठ को पढ़ाना और छात्रों का उतने ही लगन और ध्यान के साथ उस ज्ञान को ग्रहण करना। समग्रतः यह कहना उचित होगा संप्रेषण संपर्क है। संपर्क मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना, संवाद है, जीवन को जीने की कला है। संप्रेषण के बिना व्यक्ति के सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज में रहोगे तो बोलोगे ही ना, बातचीत तो करोगे ही ना। सामाजिक जीवन के लिए संप्रेषण का महत्व निर्विवाद रूप से है। निर्विवाद मतलब जिसमें कोई विवाद नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रस्थान बिंदु वक्ता है। श्रोत, प्रस्थान बिंदु मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वो कौन है, वक्ता, और श्रोता और प्रतिक्रिया संप्रेषण का विस्तार है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन अब मेन चीज़ें जो समझानी थी उनको तो समझाना ही था ना। चलिए, थैंक यू।